तो वेलकम बायोलॉजी क्लास। आज के लेक्चर में हम लीवर की स्टडी करेंगे, लीवर को एक्सप्लेन करेंगे। और लीवर के लिए हम जानते हैं कि लीवर एसोसिएट ग्लैंड है। एसोसिएट मीन्स ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आने वाली एक ग्लैंड जो डाइजेशन को सिंपल बनाती है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम यकृत के नाम से जानते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें लीवर के लिए जाननी है वो ये कि यकृत जो है, जो हमारा लीवर है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यह ह्यूमन में, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं जो लीवर है वो एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब यह अपने जितने भी सीक्रेशंस है वो क्या करता है, नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकालता है। अब दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट, इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति, मतलब प्रत्येक अंग की जो उत्पत्ति है वो विभिन्न प्रकार से भ्रूण की अलग अलग परतों के द्वारा होती है। अब भ्रूण, जब हम भ्रूण की बात करते हैं, एक एम्ब्रायोनिक स्टेज की बात करते हैं, एम्ब्रायोनिक स्टेज, जिसमें एम्ब्रायोनिक स्टेज में थ्री लेयर स्ट्रक्चर होता है, 3 परतों वाली एक संरचना होती है, जिसमें सबसे भीतरी परत को, सबसे अंदर की परत है उसे हम एंडोडर्म, जो उसके बीच की परत है उसे मेसोडर्म, और सबसे बाहर की परत है उसको हम एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। तो जो एम्ब्रायोनिक 3 लेयर स्ट्रक्चर है यही बॉडी के हर एक ऑर्गन को बनाने में हेल्प करता है। मतलब बॉडी का हर एक ऑर्गन, प्रत्येक अंग इन्हीं परतों के द्वारा बनता है। कुछ एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मेसोडर्म से बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से बन जाते हैं। अब भ्रूण एम्ब्रायोनिक स्टेज या भ्रूण अवस्था कौन सी, कि मानव की उत्पत्ति है वो एक सेल से होती है। ये एक सेल जो आपकी है ये फिर डिवाइड होती है 2 में, फिर 2 से 4, 4 से 8, एक मोरूला स्टेज आती है, एक ब्लास्टोला स्टेज आती है जो हमने पीछे बायोलॉजी में पढ़ी है। और उसके बाद में एक फिक्स स्टेज चला जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो भ्रूण है, ये इसकी भ्रूण की अवस्था है, ये जो एम्ब्रायोनिक स्टेज है ये 3 लेयर्ड होती है, 3 परतों वाली होती है, जो अभी हमने इसकी चर्चा की है, ठीक है। अब अगला यकृत के लिए क्या, यकृत का भार जो है वो 1.2 kg से 1.5 kg, ठीक है, 1.2 to 1.5 kg जो इसका वेट होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर नंबर 3 इसकी जो पोजीशन, स्थिति, मतलब ये बॉडी में कहाँ पर स्थित होता है, तो इसकी स्थिति के लिए कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी, ये उदरीय गुहा, एब्डोमिनल कैविटी जिसे हम हिंदी में कहेंगे उदरीय गुहा के दाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एंड इसके साथ में हम एक और चीज़ लिख देंगे, एंड बिलो द डायफ्राम, किसके नीचे स्थित होता है, यह मध्य पट या डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अगली बात, बाइलॉब्ड, जो आपका लीवर है वो बाइलॉब्ड है। बाइलॉब्ड का मतलब द्विपालित, एक अकेला लीवर ये 2 भागों में बटा होता है, फर्स्ट और सेकंड। कितना, बाइलॉब्ड हो गया। बाइलॉब्ड का मतलब इसके पास 2 लोब है, इसके पास 2 पाली है, एक पाली जिसको हम राइट, दूसरी जिसको हम लेफ्ट, मतलब एक दाईं पाली और दूसरी बाईं पाली। जो राइट पाली है, जो राइट लॉब है वो बड़ी, जबकि लेफ्ट है वो छोटी होती है। कंप्लीट है। नीचे डायग्राम में पता लग रहा है, राइट को हमने बड़ा बनाया और लेफ्ट को हमने छोटा बनाया, यही डायग्राम कंप्लीट करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आ सकती है, बायोलॉजी में काम आ सकती है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही कंपटीशन के भी लिए इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ है कि ये जो दोनों पाली है, जो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, ये दोनों लॉब्स हैं, ये एक दूसरे से एक लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, एक स्नायु से जुड़े रहते हैं। लिगामेंट मतलब स्नायु, जिसका नाम है फैल्सीपेरम। क्या लिखेंगे, फैल्सीपेरम, इस लिगामेंट का नाम लिख सकते हो। उसके बाद लिगामेंट के लिए हमने कहा, बिलो ऑन द राइट लॉब ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड नोन एज गॉल ब्लैडर। राइट लॉब्स जो है, इस राइट लॉब्स के नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैलेनुमा जो आकृति है, एक संरचना है, जिसे हम क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर कहेंगे। तो यह काम हम कर देंगे इससे, जो हमने नीचे बता रखी है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कह देंगे,
पित्ताशय, जिसको हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे आपका, क्योंकि हमने लीवर के लिए क्या कहा, जो लीवर है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब इससे जो सीक्रेशंस होंगे, इसके जो स्त्रवण होंगे वो किसके माध्यम से बाहर निकलेंगे, वाहिनियों के माध्यम से बाहर निकलेंगे। तो अब हम इसकी वाहिनियों को अलग अलग देखेंगे, आप इसको अलग अलग पॉइंट वाइज लिख लेंगे। हम इस डायग्राम से पूरा समझते हैं और आप इसको पॉइंट वाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो ऊपर का इस तरह, जैसे इसको मैंने लीवर बना रखा है, ठीक है। बाइलोब्ड का मतलब ये जो दो पालियाँ किसकी हैं, यकृत की। ये इसका क्या है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ये आपका लीवर। बाइलोब्ड का मतलब ये बाइलोब्ड मान रखा है, लीवर को हमने मान लिया कि ये इसके दो लॉब्स हैं, ये इसका गॉल ब्लैडर है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसकी अलग अलग डक्ट्स को समझेंगे, अलग अलग वाहिनियों को समझेंगे। जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट जुड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पित्त वाहिनी। सिस्टिक डक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्त वाहिनी। और जो यकृत है, यकृत से दो वाहिनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक वाहिनी को हम हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। प्रत्येक को क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट या हेपेटिक वाहिनी। हेपेटिक भी कह सकते हैं उसको, यकृत वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। यकृत वाहिनी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या, दो पालियाँ हैं, दाई पाली और बाई पाली, तो दो से अलग अलग हेपेटिक निकलेगी, अलग अलग यकृत वाहिनी निकलेगी और दोनों मिलकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट तैयार कर लेती, जिसे हिंदी में सामान्य यकृत वाहिनी कहेंगे। अब इसके बाद क्या, यकृत से हमें पता है कि जो यकृत है वो पित्त का निर्माण करता है। एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, पित्त का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता। पित्त का निर्माण करने का कार्य यकृत का है और पित्ताशय उसको संग्रह करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे, इन दोनों से निकली हुई जो डक्ट्स होंगी और यकृत जो पित्ताशय से आने वाली जो डक्ट होंगी, ये दोनों आपस में एक जंक्शन बनाती है। इसे हम क्या बोलेंगे, इस जंक्शन को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट के नाम से, सामान्य पित्त वाहिनी। मतलब क्या, इन दोनों का जो योग होगा उसे हम सामान्य यकृत वाहिनी, सामान्य यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी का जो एक पैसेज बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त वाहिनी। अब उसके आगे, ये पित्त वाहिनी पित्ताशय से आने वाली, यकृत से आने वाली और पित्ताशय से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट सामान्य पित्त वाहिनी, और पैनक्रियाज जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय वाहिनी, ये दोनों वाहिनियाँ आपस में, ये दोनों डक्ट है जो पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, दोनों आपस में कॉमन पैसेज बनाती है, कॉमन रास्ता तैयार करती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। हिपेटो जो यकृत से रिलेटेड है, पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाज से रिलेटेड है, और डक्ट का मतलब वाहिनी, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यकृत अग्नाशयी वाहिनी को तैयार करते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने पीछे लेसन में तैयार भी किया था। ये जो भाग दिखा रखा है इसको हम जानते हैं, ये भाग किसका, ग्रहणी का। मतलब ये दोनों अपना स्त्रवण किस में डाल देते हैं, ग्रहणी में डाल देते हैं। ठीक है, अब इस ग्रहणी में खुलने से पहले एक यहाँ पर अवरोधनी, जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं, और इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ODI, ओडाई की अवरोधनी, जो ये कंट्रोल का काम करता है। जो सीक्रेशन आएगा उस सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, कितना सीक्रेशन अंदर जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तो ये अलग अलग वाहिनियों को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर से देख लेंगे, हिपेटिक डक्ट प्लस हिपेटिक डक्ट इज इक्वल्स टू कॉमन हेपेटिक डक्ट। पहली बात, दोनों मिलकर इसको बनाती है। सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट इज इक्वल्स टू कॉमन बाइल डक्ट, कंप्लीट है। कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट इक्वल्स टू हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड जो स्फिंक्टर इसमें मिलेगा उसको बोल देंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, कंप्लीट। ठीक है, अब आगे करना है, एक छोटा सा पॉइंट ये भी लिखा है, हेपेटिक लॉब्यूल्स, यकृत पिंडक। हमने यकृत को दो पालियों में बांटा था, लॉब्स ऑफ लीवर, राइट एंड लेफ्ट। तो दो जो लॉब्स है ये भी छोटे छोटे
लोब्यूल्स छोटे छोटे लॉब्स से बनकर बने होते हैं, मतलब ये लोब है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे लॉब्स होंगे अलग अलग, तो ये भी इन छोटे छोटे लॉब्स को क्या बोलेंगे, लोब्यूल्स। ये दो पिंड हैं और इन जो पिंड छोटे छोटे पिंडों से बनते हैं उनको पिंडक बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक लोब्यूल्स या यकृत पिंडक। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो लीवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट को पूछा जाता है, जैसे हम बोलते हैं बोर्ड, हमारे जो शरीर है उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम सेल के नाम से बोलते हैं। वैसे ही जो लीवर है, जो यकृत है, इसकी कार्यात्मक स्ट्रक्चरल और इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं, यकृत पिंडक, हेपेटिक लोब्यूल्स, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर कंप्लीट। इसके बाद में हेपेटिक लोब्यूल फॉर्म्ड बाय लीवर सेल, क्या लिखा, जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, ये जो पिंडक है, ये किससे बनते हैं, लीवर सेल, मतलब यकृत कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स, यकृत पिंडक बनते हैं। और इस लीवर सेल्स का नाम क्या लिखा हमने, हेपेटोसाइट, क्या बोलते हैं इनको, हेपेटोसाइट के नाम से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हेपेटोसाइट, देखो क्या क्या रहा, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब, ठीक है। लीवर है वो दो लॉब से बनकर बना होता है, दोनों लॉब यकृत पिंडक से बनते हैं, जिसको हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। जो लोब्यूल्स है वो हेपेटोसाइट्स से बनते हैं। अब जो हेपेटोसाइट्स है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हेपेटोसाइट्स की जो सेल है, कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं, हेपेटोसाइट्स की जो कोशिकाएं हैं, सीक्रेट्स बाइल जूस, पित्त का स्त्रावण करती है। मतलब पित्त का स्त्रावण किससे होता है, हेपेटोसाइट्स से। अब हेपेटोसाइट्स क्या वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके आगे अब एक इनके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या, इनके पास एक मोस्ट सेल मिलती है, मुख्य सेल है, जिसको हम CUPFFER, कुफर सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कुफर सेल। ये फैगोसाइटिक सेल होती है, फैगोसाइटिक मतलब जीवाणु भोजी। ये जो जीवाणु होते हैं उनको नाश करने का काम करती है। ये क्या होती है, जीवाणु भोजी होती है, फैगोसाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। कुफर सेल इनका अच्छे से याद रखना है, ओके। तो ये हमने लीवर की जो फिजियोलॉजी है उसको कंप्लीट कर दिया, कि लीवर कैसा है उसको हमने समझा। और बाकी जो इस लीवर से रिलेटेड है, आपके पास अगर बुक है तो उससे बुक से जो एक दो पॉइंट इधर उधर रहता है उसको कंप्लीट आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या रहा, इसके बाद इम्पोर्टेंट ये कि अब हम करेंगे लीवर के फंक्शन, द फंक्शन ऑफ लीवर, मतलब यकृत के कार्य। तो यकृत के कार्य बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कई से कार्य लिख रखे हैं, लगभग एक पूरा पेज है। तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर हमारा यकृत काम करना बंद कर दे या किसी कंडीशन में यकृत फेल हो जाए, यकृत खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर पर कितने प्रभाव पड़ेंगे। अब एक एक को देखते हैं। कार्य क्या, पहला कार्य पित्त रस का स्त्रवण करता है, पढ़ा हमने। यकृत का काम क्या है, बाइल जूस को सीक्रेट करना, और इसको स्टोर कौन करेगा, कौन करेगा स्टोर, गॉल ब्लेडर, पित्ताशय इस बाइल जूस को स्टोर करने का काम करेगा। सेकंड, एम्ब्रायनिक कंडीशन, भ्रूणीय अवस्था जब इसकी होती है, आरबीसी फॉर्मेशन का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी, जो मनुष्य की भ्रूणीय अवस्था, मानव की जो भ्रूणीय अवस्था एम्ब्रायनिक स्टेज है, एम्ब्रायनिक कंडीशन या स्टेज कह सकते हैं, एम्ब्रायनिक स्टेज या भ्रूणीय अवस्था, इसमें आरबीसी फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा, आरबीसी फॉर्मेशन मतलब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के एम्ब्रायनिक स्टेज से बाहर आ जाते हैं, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, उसके बाद जो आरबीसी डेवलपमेंट, आरबीसी फॉर्मेशन का काम है, ये आरबीसी फॉर्मेशन का काम किसका हो जाएगा, बोन मैरो, जो हमने पीछे पढ़ा है कि आरबीसी कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है, जिसको हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। आरबीसी बनाने का काम ये करती है। लेकिन भ्रूण अवस्था में कौन बनाएगा, एम्ब्रायनिक स्टेज में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी को फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या, ग्लाइकोजिनेसिस, 3 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, चौथी भी कर सकते हैं, कौन कौन सी है देखो। फर्स्ट है ग्लाइकोजिनेसिस, सेकंड ग्लाइकोनियोलाइसिस, फिर है ग्लाइकोनियोजेनेसिस और डी एमिनेशन या वी अमीनीकरण।
क्या फ़र्क है इनमें, एक के को देख लेते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस यकृत के द्वारा की गई वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या, हम जानते हैं कि मनुष्य में जो ऊर्जा का संचय है वो किसके रूप में किया जाता है, ऊर्जा को जो एनर्जी का स्टोरेज है वो किसके रूप में करता है, ग्लाइकोजन। तो इसको बाद में बॉडी क्या कर लेती है, यकृत के अंदर स्टोर कर लेती है। स्टोरेज एनर्जी के नाम से जानी जाती है। स्टोरेज एनर्जी कैसे, देखो अगली जो प्रोसेस है वो काम कर देगी। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज को हमने स्टोरेज एनर्जी किस में बदल दिया, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोनियोलाइसिस, इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लाइकोनियोलाइसिस में ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये कि जैसे कि हम हमारी बॉडी को टाइम से खाना ना दे पाए, फास्टिंग का टाइम हो, व्रत त्यौहार वगैरह चलते हो, उस कंडीशन में बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत बराबर है। तो अब उस कंडीशन में ये जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर की थी, ये ग्लाइकोजन वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज में, और वापस बॉडी को क्या मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती चली जाएगी। कंप्लीट। तीसरी जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब ले सकते हैं नया, वापस से क्या बन जाता है, नया जन्म ले लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या, ग्लूकोज एमिनो एसिड्स है बॉडी की, ये एमिनो एसिड्स को धीरे धीरे इनमें परिवर्तन लाकर किस में चेंज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट डीएमिनेशन। डीएमिनेशन की एमिनो एसिड हमारी बॉडी में बनता है। जब प्रोटीन जब लास्ट स्टेज में चला जाता है, जैसे हम प्रोटीन को लेते हैं, प्रोटीन किस में जाता है, एमिनो एसिड्स में, और इस एमिनो एसिड्स को विअमीनीकरण का मतलब क्या, इस एमिनो एसिड्स को एक कन्वर्ट कर देता है किस में, NH3 अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया। ये वेस्ट प्रोडक्ट एमिनो एसिड, वेस्ट एमिनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और फिर यही लीवर इस अमोनिया को, यही लीवर क्या करेगा, यही लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये NH3 अमोनिया CO2 के साथ ऐड होती है और किस में बदल जाती है, यूरिया। ठीक है, हिपेरिन का संश्लेषण करता है। हिपेरिन क्या है, हमने देखा है कि बॉडी के अंदर जब तक ब्लड चलता है तब तक इसका कहीं पर भी जमना नहीं होता, लगातार फ्लो करता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जैसे हमारे शरीर से बाहर आएगा वैसे 1 से 2 मिनट में जम जाएगा, मतलब जिसे हम कहते हैं ब्लड की क्लोटिंग होना। ब्लड की क्लोटिंग बॉडी से बाहर तो है लेकिन शरीर के अंदर नहीं है, वो किसकी वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से। हिपेरिन जो संश्लेषण के जो सिंथेसिस कौन करेगा, इसका सिंथेसिस भी लीवर यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला, लीवर स्टोर विटामिन ए, डी, ई, के और B12। लीवर के अंदर ये जो विटामिन है इनको हम स्टोर कर सकते हैं, लीवर इन विटामिन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट, ये जो विटामिन ए है इसको स्टोर करने के साथ साथ इसका सिंथेसिस, इसका संश्लेषण भी कर सकता है, इसको भी याद रखना है। विटामिन ए का स्टोर भी करेगा और इसको संश्लेषित भी कर सकता है, मतलब इसको बना भी सकता है। अगला, लीवर स्टोर विटामिन प्लस मिनरल, साथ में क्या कर लेगा, मिनरल को भी स्टोर कर लेता है। स्टोरेज ऑफ फैट, फैट का संग्रहण, मतलब ये फैट को भी क्या करता है, स्टोर कर सकता है। फैट का जो संग्रहण होता है बहुत ही कम मात्रा में, कब होता है, जो अधिक अल्कोहल का सेवन करने वाले होते हैं। ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करेंगे उनमें ये फैट का स्टोरेज ज़्यादा होने लग जाता है, और जैसे उनको बाद में धीरे धीरे कौन सी बीमारी होती है, फैटी लीवर की, उनके लीवर में सूजन आ जाती है। ठीक है, और उनका लीवर फिर धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैट का भी स्टोरेज कर सकता है। और कंडीशन जब उल्टी मिलेंगी, कंडीशन जब इसके लायक नहीं है तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा फैट का करेगा, मतलब जैसे इसको ज़्यादा अल्कोहल मिलेगा, ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्तियों में ये फैट को ज़्यादा क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, उससे उनका लीवर क्या होता है, सूजन आती है, फैटी लीवर बन जाता है, और फिर उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बाइल जूस का संश्लेषण, ये शायद हमने ऊपर पूरा कर दिया है, बाइल जूस का संश्लेषण करता है। और बाइल जूस काम किस में आता है, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
पूरा नहीं किया। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब क्या, बाइल जूस है वो वसा को इमल्सीकृत करता है। ये इमल्सीकृत करने की प्रोसेस जो है ये हम आगे जो पाचन की क्रिया पढ़ेंगे तब कर लेंगे। मतलब इसमें होता क्या, वैसे एक छोटी सी बात बता दूं, इमल्सिफिकेशन में जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां है इनको छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो बाइल जूस करवा पाता है। तो टोटली हमने ये देखा कि जो लीवर है वो हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। ठीक है, तो लीवर हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये कि जो लीवर का काम है, जो लीवर से निकलने वाला बाइल जूस है, इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। जो पैनक्रियाज अग्नाशय से आने वाला जो रस है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, उसकी भी कैसी होती है, क्षारीय। तो इसका मतलब छोटा सा निकाल सकते हैं। अमाशय से आने वाला जो भोजन है, फूड है, जो स्टमक से फ्लो होगा, वो फ्लो हुआ फूड कैसा, एसिडिक नेचर का। जैसे ही ये ग्रहणी में प्रवेश करता है तो यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से जो क्षारीय द्रव है, जो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस है, ये दोनों मिलकर उसके नेचर को कैसा कर देते हैं, एल्कलाइन, क्षारीय बना देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमारा लीवर को हमने कंप्लीट कर दिया, तो इसको अब नोट्स में हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड है, एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, इसको हम नेक्स्ट में कवर कर देंगे और फिर हम डाइजेशन को फिर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट जो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।